हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्सिटी। मेरा नाम कनिका है और हम यहाँ आपको एचपी सेट लाइफ साइंसेज पेपर 2 की तैयारी करवा रहे हैं। सो आई होप आपको सेल बायोलॉजी यूनिट समझ आ गया होगा। हम सेल बायो यूनिट ख़त्म कर चुके हैं और आज से हम हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ जेनेटिक्स। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं बेटा, मैं 13 यूनिट्स को नंबर वाइज नहीं करवा रही हूँ। मैंने आपसे पहले ही बात किया, कुछ कोर यूनिट्स होती हैं और कुछ आपकी बाकी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो कोर यूनिट्स में मैंने सेल बायो करवाया है। जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट एक यूनिट है। ठीक है, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, एक बार मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ कि मैं ऐसे स्टार्ट करा रही हूँ कि एक कोर यूनिट और उसके बाद एक ऐसी यूनिट जिसे समझना आसान है या जो ऑन अ मोर टुवर्ड्स द ईजियर साइड है। ठीक है, जेनेटिक्स भी एक वैसी यूनिट्स में से है, इजी नहीं है लेकिन कंसेप्चुअल है। अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ आ गए तो आप इसके क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट यूनिट्स, बहुत मज़ा आता है। आपको एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके आ गए तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो हमने सेल बायो कर लिया, अब हम जेनेटिक्स करेंगे। आई होप हम इसे 10 से 15 लेक्चर्स में सम अप करके हम दोबारा थर्ड यूनिट पे किसी कोर यूनिट में मूव ऑन कर जाए। तो बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, एक चीज़ देख लेते हैं हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस यूनिट। ठीक है, मेंडेलियन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, हम मेंडेलियन कैरेक्टर जो बेसिक्स पढ़ेंगे, आज हम बेसिक्स ही देखेंगे जेनेटिक्स का। ठीक है, वेरिएशंस देखेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल अरेंजमेंट, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिक वेरिएशंस, डिसऑर्डर्स, पेडिग्री, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, मैटरनल इफेक्ट एंड मैटरनल इनहेरिटेंस। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सारे ही ऑलमोस्ट छोटे छोटे हैं, कुछ एक ही लेंथी टॉपिक्स हैं। तो सभी एक मेजॉरिटी सभी लेक्चर्स सभी टॉपिक्स एक एक लेक्चर्स में हो जाने चाहिए। सो आज से हम अपने जेनेटिक्स का श्री गणेश करते हैं और आज से हम हमारी जेनेटिक्स की लेक्चर 1 जो है चालू कर रहे हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में बेटा हम करेंगे बेसिक्स, जो हमें पता है। मेंडल के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से हम पढ़ना चालू कर देते हैं। बस आज उन्हीं बेसिक्स को हम ब्रशअप करेंगे ताकि हम आगे के जो लेक्चर्स आने वाले हैं हम उन्हें थोड़ा बेहतर समझ सकें। ठीक है, जो बेसिक्स हैं या क्लासिकल जेनेटिक्स भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लासिकल जेनेटिक्स या इसको मेंडेलियन जेनेटिक्स, जो मेंडल ने पॉस्टुलेट्स दिए थे उसके अराउंड, मतलब जो बेस बना रहा है आपके जेनेटिक्स जैसे सब्जेक्ट का। अब जेनेटिक्स क्या है बेटा? इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी पढ़ते हैं और वेरिएशंस की बात करते हैं। अब हेरिडिटी क्या है बेटा? हेरिडिटी होती है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, हम बोलते हैं ना लाइक बी गेट्स लाइक। ठीक है, कि अपने माँ बाप जैसा है। हर बच्चा जो है अब कुछ ना कुछ अपने माँ बाप से या दादा दादी से रिजेंबल करता है। इसी को हम हेरिडिटी है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होता है, इनहेरिटेंस होता है जो करेक्टर, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। जेनेटिक्स हम उस हेरिडिटी को पढ़ते हैं और वेरिएशंस, क्योंकि हमें साथ ये भी पता है कि बच्चे कंप्लीटली माँ बाप की तरह नहीं होते, कुछ चीज़ें उनमें खुद की भी होती हैं। वो जो वेरिएशंस है, इन्हीं चीज़ों को हम वेरिएशन, जो डिफरेंस ऑफ ट्रेड्स है, जो अपने माँ बाप से रिजेंबल नहीं कर रहे हैं, उन वेरिएशंस की स्टडी को भी हम जेनेटिक्स बोलते हैं। तो जेनेटिक्स में हम दो चीज़ें करेंगे, एक हम करेंगे हेरिडिटी और एक हम वेरिएशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, हमें पता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। हम यहाँ पे मेजर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आसपास ही बात करेंगे इस यूनिट में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे बनते हैं उन्हें ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे होते हैं उन्हें क्लोन्स बोलते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले होंगे वो अपने पेरेंट्स से जो है कम्प्लीटली सिमिलर नहीं होंगे, कुछ डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बट इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दैट इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं कि जब एक ही जाइगोट टूट के दो बच्चे बना देता है सिमिलर। ठीक है, जो एकदम देखने में सिमिलर होते हैं, जिनकी हरकतें फीचर्स पूरे सेम होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस इसमें एक एक्सेप्शन होता है। ऑल्दो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में भी 90% सिमिलरिटीज होती हैं, 10% डिफरेंसेस रहते हैं, बट ये सबसे क्लोज वन जो है एक्सेप्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। वहीं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसमें किसी भी तरीके की वेरिएशन नहीं होती है। जो क्लोन्स होते हैं
होते हैं वो एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स की। जैसे पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल था वैसा ही बच्चों का होगा, ठीक है। दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। अब आते हैं मेंडल बाबा पे, ठीक है। मेंडल बाबा को सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। 1922 से लेके 84 तक थे, ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने स्टडी की थी चेकोस्लोवाकिया के ब्रुन मोनेस्ट्री, ब्रुन करके एक जगह थी, उसकी मोनेस्ट्री में रहते थे और वहीं पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। बाहर जाके पढ़ा भी इन्होंने, ठीक है। इन्होंने मैथमेटिक्स की पढ़ाई की थी, ठीक है। ये मैथमेटिशियन भी थे और नेचुरल साइंसेस भी पढ़े थे, ठीक है। तो इन्होंने बॉटनी में मैथमेटिक्स को यूज़ करके जो है अपने कुछ टेस्ट किए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्हें मैथमेटिकली रिकॉर्ड किया था, ठीक है। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन कराई थी, मतलब क्रॉस दो प्लांट्स के पी प्लांट्स में हाइब्रिडाइजेशन कराई थी। उनकी क्रॉस वो थी कि दो अलग अलग प्लांट से एक से मेल गैमीट उठाया, दूसरे से फीमेल गैमीट और उनको फर्टिलाइज कराया। इसी को हम प्लांट हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और उसको रिकॉर्ड किया था। इनिशियली 34 वैरायटीज़ जो है, ठीक है, 34 वैरायटीज़ ऑफ करेक्टर्स लेके चले थे। फिर 22 और लास्ट में 7 वैरायटीज़ ऑफ करेक्टर्स इन्होंने चूज़ किए थे, ठीक है। कि कई पी प्लांट के अंदर 34 करेक्टर्स को इन्होंने स्टार्ट किया था, वो उन्हें ज़्यादा लगे, फिर 22 तक आए, फिर एंड में 7 करेक्टर्स इन्होंने स्टडी किए थे, ठीक है। 7 वैरायटीज़, करेक्टर्स नहीं, करेक्टर्स भी 7 थे बट वैरायटीज़, मतलब कि पी की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। 34 वैरायटीज़ में स्टडी करना चालू किया था, फिर 22, फिर 7 और करेक्टर्स भी इनके साथ थे जो इन्होंने, और ठीक है, 7 करेक्टर, 7 वैरायटी और 7 ही साल, 7 ईयर्स ही इन्होंने ये अपने पूरा जो एक्सपेरिमेंट चलाया था 7 साल, ये याद रखना 777, ठीक है। 7 वैरायटी, 7 करेक्टर्स फॉर 7 ईयर्स, ठीक है। और इन्होंने जो भी अपना रिकॉर्डिंग्स की, उन्होंने प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये इसमें इन्होंने पब्लिश कराया था। ये इनका एक जर्नल था, उसमें पब्लिश कराया था। लेकिन जब तक जिंदा रहे इनको रिकॉग्निशन कोई नहीं मिली, ठीक है। इनको किसी ने इनके काम को बड़ा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये अपने तरीके का पहला काम था, ठीक है। जेनेटिक्स सब्जेक्ट की नींव रखने वाले यही थे, तो पहला काम था, तो बड़े लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया क्योंकि उस टाइप साइंस में और भी बहुत सारी तरक्कियां चल रही थी, तो लोगों का ज़्यादा ध्यान वही था, ठीक है। फिर 1901, खुद 84 में ख़त्म हो गए। 1901 में 3 साइंटिस्ट हुए, ठीक है। उन्होंने मेंडल के काम को पब्लिकली पढ़ा और उसको टेस्ट किया खुद से, ठीक है। अलग अलग, इन तीनों ने अलग अलग किया, ये भी नहीं। और ट्रिविया की बात देखिए कि तीनों ने ही एक ही साल में टेस्ट किया अलग अलग से और तीनों के रिजल्ट्स भी सेम आए। ये 3 जो साइंटिस्ट थे, इनका नाम था टेशमार्क जो ऑस्ट्रिया से थे, कॉरेंस जो जर्मनी से थे, देवेरिस जो हॉलैंड से थे। और इन तीनों ने अपने जब देखा कि तीनों का काम है तो इनके कामों को इन्होंने फ्लोरा जैसी एक बड़ी ही प्रसिद्ध जर्नल है उसमें पब्लिश किया और तब जो है दुनिया वालों को मेंडल का काम जो है पब्लिकली सबको समझ आया, ठीक है। अब मेंडल ने, हमने क्या बोला था, 777 का कंसेप्ट, 7 करेक्टर्स लिए। पी लिया पाइसम सेटिवम, ठीक है, पी, ठीक है। उसकी 7 वैरायटीज़ लिए, ठीक है। और 7 वैरायटीज़ मतलब 7 तरीके की वैरायटीज़ ली और उनमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स उन्होंने देखे, ठीक है। बड़ी अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने जो उसमें ट्रेट्स देखे, ठीक है, वो ऐसे थे जो डिस्क्रीट थे, जो सरेआम नज़र से देख के समझ आ रहे थे कि अच्छा, या तो एक पौधा मतलब मटर का लंबा है, या तो एक छोटा है, या तो एक का फूल का रंग वायलेट है, एक का फूल का रंग वाइट है। मतलब बड़े डिस्क्रीट से इन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे। और सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मेरी बेटी उठ गई थी। चलिए अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं, कहाँ थे हम, ठीक है। अगर हम इनके एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे, 7 वैरायटीज़ इन्होंने चूज़ की थी, 7 वैरायटीज़ और 7 ही करेक्टर्स बात, ठीक है। ये जो नीचे दिए हुए हैं ये करेक्टर्स हैं। वैरायटीज़ जो थी पी की, 7 तरीके की पी की वैरायटीज़ इन्होंने ली थी और कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स लिए थे। कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऐसे कि देखने से पता चल जाता था कि डिफरेंस है, कि दोनों प्लांट्स में डिफरेंस है, ठीक है। इन कैरेक्टर्स को एक बार पढ़ लेते हैं। डोमिनेंट रिसेसिव देख लेते हैं, कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। बहुत बेसिक सा है, वैसे सवाल आता नहीं है बट फिर भी जाना हुआ ज़रूरी है। कैरेक्टर थे जैसे स्टेम हाइट, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, पॉड का शेप, पॉड का कलर, सीड का शेप या सीड का कलर, ठीक है। अगर हम स्टेम की हाइट की बात करें, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव, इसे हम आगे देखेंगे बेटा। डोमिनेंट वो होता है जो खुद को एक्सप्रेस करता है, मतलब ये शेर है, ठीक है, ये दादा है, डी फॉर डोमिनेंट, डी फॉर दादा, ये ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, आर वाले को हमेशा डरा के रहेगा।
आर वाला छुप के कोने में बैठा होता है, ठीक है। अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है तो आर वाला कोने में छुप के रहता है, ये दादा निकलेगा तभी आर वाला बाहर आएगा, ठीक है, रिसेसिव बाहर आएगा, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर है दैट इज आर स्टेम की हाइट, ठीक है। इसमें थे टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स। कलर की बात करें, एक कलर था वायलेट कलर के फ्लावर्स और एक थे वाइट वाले, ठीक है। तो जो वायलेट कलर वाले पी के फ्लावर्स थे वो ज़्यादा डोमिनेंट थे एज कम्पेयर टू वाइट। वैसे ही फ्लावर की पोजीशन, ठीक है, फ्लावर अगर एक्सियल पे था, मतलब ऐसे 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 जाके साइड में फैला हुआ था एक्सेस पे, वो डोमिनेंट था, जबकि टर्मिनल फ्लावर्स मतलब कि लास्ट में सिर्फ ऊपर टॉप पे प्रेजेंट वाला जो था वो आपका रिसेसिव था। पॉड की अगर मैं शेप की बात करूं बेटा, तो पॉड जो छिलके का बाहर का शेप है, एक होता है इन्फ्लेटेड मतलब जो फूला हुआ तो होता है वो डोमिनेंट था, और एक होता है कंस्ट्रक्टेड जो पिचका हुआ था, ठीक है, वो आपके रिसेसिव होते हैं। कुछ होते हैं ना मटर के आप देते हैं फलियां एकदम से पिचकी हुई आती हैं तो वो रिसेसिव होती हैं, कम होती हैं, बल्कि आपकी इन्फ्लेटेड ज़्यादा होती हैं, ठीक है। पॉड का कलर, ये जो फली है इसका जो कलर था बेटा ग्रीन डोमिनेंट था और येलो जो है वो आपका रिसेसिव था। वैसे ही सीड का जो शेप, सीड जो था राउंड जो था वो डोमिनेंट था, ठीक है, और रिंकल्ड, आपने देखा होगा कई मटर के जो बीज आते हैं वो ऐसे पिचके हुए से होते हैं, तो रिंकल्ड जो था आपका रिसेसिव था। वैसे ही सीड या कॉटिलेडन का जो मटर जो है उसके ऊपर कॉटिलेडन जो है, ठीक है, ऊपर का जो है कवर जो है वो येलो कलर जो है, येलो जो मटर था वो ज़्यादा डोमिनेंट था एज कम्पेयर टू ग्रीन। ये वाला याद रखना है, ये जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा सीड है तो ग्रीन ही होगा, हम तो हरे मटर खाते हैं, नहीं वहाँ पे, बट एक्चुअल में येलो डोमिनेंट है और आर ग्रीन जो है वो रिसेसिव है। चलिए ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। मेंडल ने अपने ये एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले ना बेटा उन्होंने सिलेक्शन किया, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ करेक्टर्स किया, ठीक है। सिलेक्शन हमने देख लिया जो हमने पीछे सिलेक्शन किया। उसके बाद उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कराई। हाइब्रिडाइजेशन क्या किया कि जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स हैं प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेट कराया, ठीक है। एक अगर टॉल है, टॉल प्लांट है, एक ये वैरायटी होगी, एक हो गया डॉर्फ प्लांट, ये दूसरा हो गया, इनको आपस में क्रॉस पॉलिनेट मतलब टॉल को डॉर्फ के साथ, डॉर्फ को उसके साथ जो है कराया। इसके लिए क्या क्या इन्होंने प्रोसेस किया बेटा, पहले इन्होंने इमेस्कुलेशन किया, ठीक है। इमेस्कुलेशन में क्या होता है कि दो प्लांट्स हैं, दोनों में से एक इन्होंने सिर्फ पूरा मेल रहने दिया। अगर इसको फीमेल रहने दिया तो उसके मेल पार्ट जो थे, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थे वो काट दिए। दूसरे को अगर मेल बनाया तो उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट काट दिए, मतलब 50% वो होगा रिमूव कर दिया। वो इसके लिए क्योंकि आपको इनको क्रॉस पॉलिनेट कराना है, और पी जो है ना उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की वो होती है, ठीक है, टेंडेंसी होती है। तो सेल्फ पॉलिनेशन की खुद के ही पौधे पे, क्योंकि पी प्लांट में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है, तो किसी एक को जो है उन्होंने रिमूव करा दिया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम इमेस्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। इमेस्कुलेशन में क्या है कि रिमूव कर दिया, 50% प्लांट आपका मेल बना दिया, 50% वो। उसके बाद उन्होंने बैगिंग की, ठीक है। अगर मेरा फीमेल पार्ट है, मेरे को अपने फीमेल पार्ट को बचा के रखना है, मुझे ये देखना है कि कोई और प्लांट का, ठीक है, क्योंकि मुझे इस प्लांट से, ये जो डॉर्फ प्लांट है, लेट्स से ये डॉर्फ था, ये टॉल था, मुझे इस प्लांट का अपना गैमीट चाहिए, ठीक है, तो मुझे इसकी पॉलिनेशन करानी है। तो इस वाले फीमेल के ऊपर कोई और पौधे का, ठीक है, बिकॉज आपके गैमीट छोटे होते हैं, पॉलन छोटे होते हैं, कोई और ना आके बैठ जाए, तो इसको मैं पेपर बैग से ढक देता हूँ। उन्होंने उसको ढक दिया, उसकी बैगिंग कर दी, उसको कवर कर दिया, ठीक है। फिर उन्होंने डस्टिंग की। जब ये मेच्योर हो गया, ठीक है, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, रेडी है, ठीक है, स्टिग्मा रेडी है, ठीक है, ओवरी रेडी है उसको रिसीव करने के लिए, तब इन्होंने इस प्लांट का उठा के इस प्लांट में जो है पोलन डाल दिया। इसको हमने डस्टिंग कर दी, डस्टिंग ऑफ पोलन्स ऑन द फीमेल पार्ट। फिर उसको टैग कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो हज़ारों पौधों के ऊपर डिस्कवर कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, तो जिस पौधे पे वो टेस्ट कर रहे थे फिर उसको पेपर टैग लगा दिया, जो जो उन्होंने कैरेक्टर्स वगैरह को करवा दिया, ठीक है। फिर उन्होंने ऐसे ही क्रॉसेस करवाए, ठीक है। इस तरीके से करके ये उनका एक बेसिक प्रोसेस था, ठीक है। इमेस्कुलेट किया, बैग किया, डस्ट किया, टैग किया। उसके बाद एक जनरेशन ख़त्म होने के बाद उन्होंने सीड्स कलेक्ट किए, और जनरली सीड्स जो थे वो हाइब्रिड थे, क्योंकि बेटा इन्होंने प्योर प्लांट्स थे उनको जो है वो करवाया था, साथ में क्रॉस पॉलिनेट कराया था, ठीक है। अब याद रखना जो मेंडल थे उन्होंने
एक कैरेक्टर्स भी स्टडी किए, 2 भी और 3 भी, मैक्सिमम 3 कैरेक्टर अप टू 3 कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए एक साथ, ठीक है। एक कैरेक्टर को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड, 2 कैरेक्टर्स को, एक कैरेक्टर मतलब अगर मैं टॉलनेस की बात कर रही हूँ तो मोनोहाइब्रिड, अगर मैं टॉलनेस के साथ उनके क्या बोलते हैं सीड कलर को पढ़ रही हूँ, लेट्स से 2 कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी कर रही हूँ तो वो मेरा डाई हाइब्रिड हो गया। और अगर मैं 3 कर रही हूँ, टॉलनेस, सीड कलर और सीड शेप, तो वो मेरे ट्राई हाइब्रिड हो गए। तो इस तरीके से उन्होंने उनको हाइब्रिडाइज कराया, ठीक है। ये सब करने के बाद जो मेरा पहला सेट ऑफ जीन सीड्स आए, जो पहली जनरेशन आई, उसको मैं F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहती हूँ। फिर उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया हाइब्रिड्स का, जो मेरी F1 जनरेशन आई उसकी सेल्फ पॉलिनेशन कराई, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे कैलकुलेशंस की, F1 F2 फिर F3 जनरेशन्स को किया। उनकी कैलकुलेशंस कुछ इस तरीके से आई, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिए, बहुत कोई दसों हज़ारों उन्होंने कैलकुलेशंस की थी, बस एक एग्जांपल उसमें से एक ये है कि एक में उनका F2 जो जनरेशन है उसमें 1064 प्लांट्स उनको रिसीव हुए, ठीक है, F2 जनरेशन के बाद, जिसमें से 787 जो थे टॉल थे और 227 डॉर्फ थे। अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालूं तो हमारी रेशो जो है वो समवट जो आई दैट इज़ 2.84:1। मतलब अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो इट वाज अप्रॉक्सीमेट 3:1। यहीं से जो है हमारी वो 3:1 जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशो को हमें आइडिया लगा, ठीक है। तो उनकी जितनी भी रेशो थी वो 3:1 नहीं थी, बस इसी के आसपास, मतलब 3 के राउंड अबाउट ही आसपास की उसमें थी, ठीक है। अब सवाल आता है कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज़ किया बेटा, ठीक है। इसको हम समझते हैं। क्योंकि बेटा वैरायटीज़, बहुत लार्ज नंबर ऑफ वैरायटीज़ टू चूज़ फ्रॉम, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। प्योर वैरायटीज़ वर अवेलेबल इन मार्केट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आपको जब मेंडल ने क्रॉस करवाना चालू किया था तो प्योर वैरायटी के पेरेंट्स, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है, प्योर वैरायटीज़ मार्केट में अवेलेबल थे। दूसरा ये था स्मॉल प्लांट्स विद लार्ज फ्लावर्स, ठीक है, पौधों का साइज छोटा था लेकिन फ्लावर बड़े थे, तो उनको स्टडी करना, उनको मैनेज करना आसान था। इसमें इस पौधे को ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बाइसेक्सुअल प्लांट है, मेल फीमेल दोनों ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, तो फिर आपकी सेल्फ पॉलिनेशन जो F2 में आप सेल्फ क्रॉस करवाते हैं वो इजी हो जाता है। एनुअल ग्रोथ, कुछ ही महीनों में तैयार होने वाला पौधा है, और जो हाइब्रिड्स बन रहे थे, जो F1 जनरेशन में हाइब्रिड्स बन रहे थे वो फर्टाइल थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने पी प्लांट्स को चूज़ किया, ठीक है। अब मेंडल ने जो भी अपने टेस्ट किए ना, उसके बाद उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए, जो भी उनका रिजल्ट आया उन्होंने वो रिजल्ट पब्लिश करवा दिया। उन रिजल्ट्स को कुछ पॉस्टुलेट्स बना के हम बोलते हैं कि उसमें से 4 पॉस्टुलेट्स बहुत ज़रूरी हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट माने गए हैं, उनकी यहाँ पे बात हुई है। अब वो पॉस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं। लॉ मेंडल ने नहीं दिए थे, लॉ ने जो बस उनकी जो रिजल्ट्स थे उन रिजल्ट्स की यहाँ पे बात है, उन्हीं को बाद में मॉडिफाई करके जो है अदर साइंटिस्ट ने उनको लॉस बनाया था, ठीक है। तो पहले पॉस्टुलेट्स देखते हैं। उन्होंने कहा ईच करेक्टर, मतलब कोई भी करेक्टर है कि पौधा टॉल है कि डॉर्फ, इज कंट्रोल बाय पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स। उन्होंने यहाँ यूनिट फैक्टर्स की बात की कि उनको कुछ यूनिट फैक्टर्स जो हैं एक पेयर में प्रेजेंट है, वो जो है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे उन्होंने डीएनए की बात नहीं की, यहाँ उन्होंने जीन की बात नहीं की है। तो ये यूनिट फैक्टर्स क्या हैं, ये एक्चुअल में एलील्स है, ठीक है। ये उन्होंने एलील्स की बात की थी, उन्हें पता नहीं है ये एलील्स है, बट उन्होंने यूनिट फैक्टर्स उन्हें बोला था, ठीक है। जैसे कि हाइट की मैं बात कर लूँ, ठीक है, हाइट मेरा करेक्टर है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, 2 यूनिट फैक्टर पेयर कर रहे हैं, तो एक होगा टॉलनेस का फैक्टर और एक होता है डॉर्फनेस का, ठीक है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ठीक है। दूसरी उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस की बात की। उन्होंने कहा कि जब हेट्रोजाइगोट कंडीशन होगी, ठीक है, जब ये यूनिट फैक्टर हेट्रोजाइगोट कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, एक कैपिटल एक स्मॉल, ठीक है, तब वो फिनोटाइप क्या, जो बाहर से फिजिकल अपीयरेंस आएगी, ठीक है, वो फिनोटाइप होगा जो कि मेरे डोमिनेंट फैक्टर का होगा। तो जैसे कैपिटल टी, टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट फैक्टर है, तो मेरा हेट्रोजाइगोट कंडीशन में ये पौधा कैसा होगा, टॉल होगा, ड्वार्फ नहीं होगा, ठीक है। तो डोमिनेंट फैक्टर क्या है, जो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है किसी भी कंडीशन में, चाहे कैपिटल टी कंडीशन में है, चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन में। और रिसेसिव फैक्टर क्या है, जो जब डोमिनेंट एब्सेंट होगा, वो कब होगा, जब कैपिटल टी एब्सेंट होगा, वो तभी खुद को एक्सप्रेस करेगा, मतलब स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, ठीक है। तीसरी चीज़, जो तीसरा पॉस्टुलेट उनसे आता है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। उन्होंने क्या कहा, जब इस हाइब्रिड को या किसी भी मैं पौधे को या प्लांट को मैं गैमीट उसके बना रहा हूँ, मतलब जब उनके गैमीट्स बन रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं या उनके ओव्यूल्स बन रहे हैं,
तो उस टाइम जब उनका गैमीट्स बन रहे हैं तो ये जो है, ये दोनों जो यूनिट फैक्टर्स हैं ये पेयर में है, ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, मतलब एक में गैमीट में चला जाता है, दूसरा दूसरे गैमीट में चला जाता है। 2 डिफरेंट एलील्स ऑफ जीन सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। एक ये चीज़ इन्होंने बोली। चौथा जो मेन पॉस्टुलेट उन्होंने बोला था, एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स, कि ठीक है लेट्स से मैं डाइहाइब्रिड क्रॉस करवा रही हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं एक टॉल पौधे के साथ एक मैं येलो सीड करवा रही हूँ, ठीक है। लेट्स से येलो सीड, ठीक है, मतलब मैंने 2 कैरेक्टर्स लिए, ठीक है। जब वो 2 कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे और जब उन दोनों कैरेक्टर्स को इकट्ठे जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर टॉल और येलो है तो ज़रूरी नहीं है टॉल के साथ येलो हर टाइम साथ रहेगा, ये अलग अलग होंगे, कि टॉल अलग चला गया, येलो अलग से जाएगा, टॉल के साथ ग्रीन भी आ सकता है और येलो के साथ डॉर्फ भी आ सकता है। ये चीज़ बता रही है कि ऑफ डिफरेंट जीन्स, जो एलील्स हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स के, 2 अलग अलग कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, हम कलर ऑफ सीड पढ़ रहे हैं और हम हाइट पढ़ रहे हैं, सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, और अलग होते हैं, मतलब ये अलग अलग जनों से अलग अलग मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल टी ने कैपिटल वाई के साथ रहना, ये कैपिटल टी स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, ठीक है। इसी को हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का प्रिंसिपल बोलते हैं। अब इसी पे हम लॉ ऑफ मेंडल्स की बात करते हैं। 2 लॉज हैं, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अर्लियर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ते थे, बट नहीं, ये इसको हम प्रिंसिपल की तरह मानते हैं, ये लॉ नहीं है, बिकॉज ये यूनिवर्सल नहीं है, इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस है, ठीक है। तो एक एक करके हम इन्हें पढ़ते हैं। पहला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ये हम जनरली सिंगल जीन को या सिंगल ट्रेट को जब पढ़ते हैं, सिंगल कैरेक्टर को तब पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, सब हमने उनके पॉस्टुलेट्स पढ़ लिए, बस उन्हीं पॉस्टुलेट्स को मिलके बना के आने वाले साइंटिस्ट ने लॉस बना दिए, उन्हीं पॉस्टुलेट्स को यहाँ पे हम दोबारा से रिवाइज करें कि 2 एलील में से कोई, मतलब कि किसी भी ट्रेट का कैरेक्टर का है, कोई एक ही एक्सप्रेस करेगा, मतलब कि जो कि डोमिनेंट होगा, ठीक है। और हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट ही खुद को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। जैसे कि टॉल जो है, हमने पेरेंट्स लिए टॉल, कैपिटल टी, प्योर पेरेंट्स लिए डॉर्फ, स्मॉल टी, दोनों को क्रॉस पॉलिनेट करा दिया। इनकी जो एवर जनरेशन आई, ठीक है, वो कैसे थी, हेटेरोजाइगस थी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें से जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है ओवर स्मॉल टी, तो जो आपका पौधा होगा वो टॉल होगा, ठीक है। अब इसको हम लॉ क्यों नहीं कंसिडर करते बेटा, बिकॉज इसकी एक्सेप्शन है को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कुछ एक सीन होते हैं, कुछ एक कंडीशंस आती हैं जहाँ कैपिटल टी जो है खुद को वो पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। जहाँ पे हम को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, वहाँ हम ये जो है इसकी एक्सेप्शन है, इसलिए इसको हम एज अ प्रिंसिपल कंसिडर करते हैं। फिर आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये भी, इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल बोलते हैं, इसी को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं, और ये भी जनरली मतलब ठीक है, सिंगल जीन के लिए भी काम करेगा, दूसरे के लिए भी। अब ये क्या कहता है, जो 2 एलील्स या फैक्टर्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ये कभी भी मिक्सअप नहीं होते, साथ में नहीं जाते, गैमीट्स के टाइम पे साथ में नहीं जाते, ये दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब कोई भी गैमीट है, लेट्स से कैपिटल टी, इसके 2 गैमीट्स बनेंगे टी और टी, ये 50% इसमें जाएगा, 50% इसमें जाएगा। वैसे स्मॉल टी इसके इसमें एक टी इसमें जाएगा, एक टी, 50% एक गैमीट पे जाएगा, 50% दूसरे में जाएगा। इवन तो जो हेटेरोजाइगोट कंडीशन है, एक कैपिटल टी एक में जाएगा, एक स्मॉल टी एक में जाएगा, 50% इसमें जाएगा, 50% ई इसमें जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म मिक्सअप नहीं होता है, ये बेशक साथ हैं लेकिन सेग्रीगेट, मतलब अलग अलग होते हैं जब गैमीट फॉर्मेशन होती है। एक गैमीट में एक ही एलील जाएगा, और इसी को हम प्योरिटी ऑफ गैमीट्स बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इस लॉ को प्योरिटी ऑफ गैमीट्स बोला गया। इसको अब थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। पेरेंट्स से हमने चालू किया, टॉल से, डॉट से, प्योर पेरेंट्स से चालू करेंगे, हमेशा याद रखना है। होमोजाइगस पेरेंट्स से चालू करेंगे, उसके गैमीट्स बने, इससे टी बनेगा, इससे स्मॉल टी बनेगा, इनको क्रॉस फर्टिलाइज कराया, इसमें से आपका जो एवर जनरेशन आई वो आया टॉल हाइब्रिड, ठीक है। अब इसको हमने सेल पॉलिनेशन कराया, इसी कैपिटल टी, उसको सेल पॉलिनेशन क्या है, इसी के पौधे के दूसरे प्लांट के साथ मेल या फीमेल को क्या कराया, फर्टिलाइज कराया, पॉलिनेट कराया, ठीक है। तो जो गैमीट्स आए वो एक आया कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, मतलब दोनों अलग अलग सेग्रीगेट हो रहे हैं। ये क्या बता रहा है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर जब हमने F2 जनरेशन देखी बेटा, हमने इसको पनेट स्क्वायर में बना दिया। पनेट स्क्वायर आपको पता ही होगा, ठीक है, ये पनेट ने दिया था जब हम
गैमीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसमें हम ये स्क्वायर सा बनाते हैं और उसमें हम एक साइड में फीमेल गैमीट्स लिखते हैं, एक साइड में मेल गैमीट्स लिखते हैं और उसको जो है जैसे टी 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 हम ऐसे करके हम जो है स्क्वायर को पूरा करते हैं, ठीक है। तो ईजिली हमें जो है रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो पनेट स्क्वायर में हम देखेंगे कि कैपिटल टी एक था, स्मॉल टी एक था फीमेल का, मेल का भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला स्मॉल टी, ठीक है। ये वाला और ये इधर बन गया। तो अब आप फिनोटाइप देखेंगे, 3 जो थे वो टॉल बने और एक जो था डॉर्फ बना। और इसी में फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप होता है जो बाहर से देखने में लग रहा है, ठीक है। फिनोटाइप इज फिजिकल अपीयरेंस, फी फॉर फिनोटाइप, फी फॉर फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। रेशो आई 3:1, 3 थे मेरे टॉल और एक था मेरा डॉर्फ, ये मेरा रिजल्ट आया F2 जनरेशन में। वही अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं बेटा, ठीक है, जीनोटाइप की बात करूं, टॉल में एक था कैपिटल टी और 2 थे कैपिटल टी, मतलब कि आपके हाइब्रिड्स, ठीक है। तो इन्हीं को जीनोटिपिक रेशन में अलग रखते हैं। जीनोटिप में मैं जीन्स के लेवल की बात कर रही हूँ, सॉरी ये लिख रही हूँ कि मेन उनका कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है, ठीक है। कैपिटल टी वाला एक, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला एक, बेशक दोनों ही टॉल है, ठीक है, पर ये 2 थे। और एक था आपका स्मॉल टी वाला, तो रेशो क्या बनी 1:2:1, ठीक है। जीनोटिपिक रेशो बनी ये, 2 हेट्रोजाइगस, एक होमोजाइगस डोमिनेंट और एक आपका होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। ये हुआ आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा आता है आपका लॉ ऑफ प्रिंसिपल, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये जनरली हम 2 जीन्स या 2 कैरेक्टर्स या 3 कैरेक्टर्स को लेके हम जो है इनको लेते हैं, ठीक है, समझते हैं। ये क्या बोलते हैं कि मैंने एक समय पे जब मैं 2 कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब मेरे जो एलील्स हैं, ठीक है, वो एक साथ नहीं जाएंगे, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, इंडिपेंडेंटली गैमीट बनाएंगे और रैंडमली खुद को अरेंज करेंगे। वही बात है, एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। और इसमें मेरे हाइब्रिड्स, नए सेट ऑफ हाइब्रिड्स, जैसे पेरेंट्स थे, पेरेंट्स के अलावा भी नए ऑप्शंस मुझे आते हैं, ठीक है, रिजल्ट में आते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल में, पी प्लांट का ही लेते हैं। उन्होंने राउंड सीड लिए, राउंड सीड डोमिनेंट होते हैं ओवर रिंकल सीड जो रिसेसिव होते हैं, और येलो सीड, राउंड सीड और येलो सीड वो कलर में दिया, वो येलो सीड डोमिनेंट है ओवर ये वाला आपका ग्रीन सीड, ठीक है। पेरेंट्स मतलब 2 कैरेक्टर्स को हम स्टडी कर रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। अब आप देखेंगे पेरेंट थे ये और इसमें ये थे, जब किया तो इसमें मेरा पहला क्या बना गैमेट आर कैपिटल वाई, इसमें मेरा बना स्मॉल आर स्मॉल वाई। जो मेरी F1 जनरेशन बनी वो बनी मेरी कैपिटल आर, जब इसको 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 और इसको करेंगे, ठीक है, तो मेरी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अपीयरेंस कैसी होगी, अपीयरेंस राउंड एंड येलो सीड ही होंगे, बट होंगे कैसे, हेट्रोजाइगस, और फिर बाद में मैं इनको सेल्फ पॉलिनेट करा देंगे, ठीक है। अब हमने इसके गैमीट्स बनाने हैं बेटो, ठीक है, आर आर वाई वाई के गैमीट्स बनाने हैं। तो इसमें कैसे करते हैं बेटा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट आउट फर्स्ट इन, ठीक है। आर को एक बनेगा आर वाई, पहले फर्स्ट इन जो दूसरा वाला है उसके साथ एक जोड़ेंगे, ठीक है, आर वाई, दूसरा आर और स्मॉल वाई, ठीक है, तीसरा स्मॉल आर फर्स्ट इन, इसके अंदर वाला जो है स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर यही आर को जो इससे करेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इस तरीके से मेरे 4 तरीके के गैमीट्स बन गए, ठीक है। अब मैं इनको जब क्रॉस फर्टिलाइज कराऊंगी फिर इसको समझते हैं, ठीक है। F2 जनरेशन को समझने के लिए F2 जनरेशन को समझने के लिए मैंने इसके 4 गैमेट्स एक साइड लिख दिए, 4 गैमेट्स दूसरी साइड कर दिए, फिर मैं इनका पनेट स्क्वायर करूँगी, ठीक है। इस तरीके का कुछ मेरा रिजल्ट आएगा। एंड में रिजल्ट को समझते हैं क्या है कि 9 मेरे बनते हैं, फिनोटाइप की बात कर रही हूँ, राउंड और येलो, ठीक है, और 3 मेरे बनते हैं राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, 3 बनते हैं रिंकल्ड एंड येलो और 1 बनता है रिंकल्ड एंड ग्रीन। पेरेंटल जो पेरेंट्स हम लेके चले थे वो मेरे ये और ये बने हैं, 2 सेट ऐसे निकल रहे हैं, 2 फिनोटाइप्स ऐसे आ रहे हैं जो मेरे पेरेंट्स में नहीं थे या मेरी F1 या F2 जनरेशन के पेरेंट्स में नहीं थे। ये थे राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, राउंड एंड ग्रीन मतलब आर एंड स्मॉल वाई, और
रिंकल्ड स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है, ये नहीं थे, मतलब नए सेट ऑफ हाइब्रिड्स इसमें आपके निकल के आते हैं, ठीक है, जब आप इसे करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं कि नॉन पेरेंटल आए हैं, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो की बात करें 9 3 3 1, मतलब 9 मेरे कैसे हैं, पेरेंटल जैसे थे, फिर ये 3 3, और जीनोटिपिक रेशियो है जब आप जीनोटाइप को पढ़ेंगे, एक मेरा ऐसा बना, 4 मेरे ऐसे वाले हेट्रोजाइगस बने, 2 मेरे ऐसे थे और 2 मेरे ये ऐसे थे। इसी से ये रेशो आती है 1:2:1:2:4:2:1, ठीक है। इसको मैं करने का, ये रेशो निकालने का मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे ये रेशोज निकाली जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसकी बेटा एक लिमिटेशन है लिंकेज, लिंकेज अलग से एक टॉपिक आएगा थोड़े दिनों में, हम लिंकेज को पढ़ेंगे कि लिंकेज जो है वो जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक लिमिटेशन है। लिंक्ड जीन्स में क्या होता है, यहाँ क्या बोल रहे हैं कि दोनों जीन्स, मतलब जो अलग अलग कैरेक्टर के जो एलील्स है वो अलग होते हैं, एक साथ नहीं जुड़ते, लेकिन जो लिंक्ड जीन्स होते हैं उसमें कई बार क्या होता है कि दो कैरेक्टर्स जो हैं एक साथ में जाते हैं और एक साथ जाते हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि मेंडल सक्सेसफुल क्या थे। एक चीज़ बड़ी अच्छी लिंकेज की ये थी कि मेंडल इतने किस्मत वाले थे, इस मामले में इतने किस्मत वाले थे कि उन्होंने जिन जिन कैरेक्टर्स को चूज़ किया वो लिंक्ड जीन्स नहीं थे। अगर वो लिंक्ड जीन्स होते बेटा, ये कभी रिजल्ट आना ही नहीं था, इनका सारा का सारा टेस्ट फेल हो जाना था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मेंडल का काम सक्सेसफुल क्यों हुआ। क्योंकि बेटा उन्होंने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो काम किया वो लिखते गए, उसको कैलकुलेट किया उन्होंने। दूसरी चीज़ ये कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स वेल डिफाइंड, जो सामने देख के पता चल रहा है, उन्होंने वैसे करेक्टर्स लिए। सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल थी, बाइसेक्सुअल प्लांट्स थे तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराना आसान था, फर्टिलाइजेशन गैप कम था, जल्दी जल्दी कुछ ही महीनों में तैयार हो जाने वाली फसल थी तो टेस्ट जल्दी कराना आसान था। और उन्होंने 1 से 3 कैरेक्टर पर ही एक टाइम पे काम किया। बेशक 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने वो किया था, लेकिन एक टाइम पे 1 से 3 कैरेक्टर्स को ही आराम से पढ़ा, बहुत हौच पौच नहीं किया, इसलिए उन्हें अपना कैलकुलेशंस करना आसान रहा। एक चीज़ ये कि उन्होंने बैगिंग की थी बेटा, बैगिंग की वजह से कंटेमिनेशन नहीं हुआ, उनके रिजल्ट एकदम प्योर रहे। अगर उन्होंने सोचा था मैंने इन 2 पौधों के बीच में पॉलिनेशन कराना है तो उन दोनों के बीच में ही पॉलिनेशन कराई, उन्होंने किसी तीसरे के वजह से कंटेमिनेशन नहीं होने दी, ठीक है। इसलिए मेंडल का जो है काम करके। अब ये तो हुआ बेसिक, मेंडल हम पढ़ते आ रहे हैं, पहली बार नहीं पढ़ रहे। अब कुछ टर्म्स हैं जो हम क्लियर कर लेते हैं, जो हमें आगे जो है काम आएंगी, जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहली है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है बेटा, कोई भी फीचर, ठीक है, जो हम सामने से, चाहे मॉर्फोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल फीचर है जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं, चाहे किसी की हाइट है, आंखों का रंग है, हाथ कैसे हैं, वेट कैसा है, ये सब चीज़ें आपका कैरेक्टर कहलाती है। ट्रेट क्या है कि कैसे उस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन है। लेट्स से मेरा हाइट कैरेक्टर है, अब मेरी हाइट का एक्सप्रेशन किस तरीके से है, टॉल है कि डॉर्फ है, लंबा है कि छोटा है, ये मेरा ट्रेट है। यूनिट फैक्टर क्या है, जो इस ट्रेट को, इस करेक्टर को क्या है, कंट्रोल कर रहे हैं। इसी यूनिट फैक्टर को जीन टर्म बोलते हैं, हम प्रेजेंट डे जीन बोलते हैं। जीन जो टर्म है जॉनसन ने 1909 में दिया था। जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए जो किसी ट्रेट को करता है। लेट्स से ये मेरा डीएनए का ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये सेगमेंट है, पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, इसमें मेरे डीएनए की कोडिंग है जो मेरी हाइट को कंट्रोल करती है, और लेट्स से ये वाला जो पार्ट है ये मेरी आई कलर को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये मेरे यूनिट फैक्टर्स हैं, जीन जिसको हम बोलते हैं। फिर जो है एलील्स, एलीलोमॉर्फ और एलील्स देख लो, इसी को एलीलोमॉर्फिक पेयर या एलीलोमॉर्फ बोलते हैं। ये जीन की वो फॉर्म ऑफ जीन है जो किसी सेम लोकस पे प्रेजेंट है और किसी करेक्टर को कंट्रोल करती है। लेट्स से ये मेरा हाइट का जीन था, ठीक है, ये हमेशा साथ साथ में प्रेजेंट होता है। एक चीज़ याद रखना, जिस जगह पे ये होगा इसी के साथ ये होमोलोगस क्रोमोसोम में इसी साइट पे दूसरा होगा। तो स्मॉल टी और कैपिटल टी क्या है, एलील है इस जीन के, ठीक है, जो सेम प्लेस सेम लोकस, लोकस होती है पोजीशन, ठीक है, इसी पोजीशन पे जो प्रेजेंट है जीन की पोजीशन पे और किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। जो मुझे पता है स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, हाइट के कैरेक्टर को, हाइट के जीन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार याद रख लेंगे, जीन जो है बेटा सेगमेंट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए है दैट कोड्स फॉर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो कोडिंग करता है, ठीक है, आगे आरएनए प्रोटीन्स बनाता है और उसकी एक्सप्रेशन से ही हमारा जो है
जो है हमारा कैरेक्टर डिफाइन होता है। एलील जो है वो एक जीन का फॉर्म है, मतलब कि एक क्रोमोसोम पे कुछ होगा, दूसरे क्रोमोसोम पे कुछ और हो सकता है या सेम भी हो सकता है, और जो पर्टिकुलर ट्रेट के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फिनोटाइप की बात करें, पी फॉर फिनोटाइप, पी फॉर फिजिकल अपीयरेंस, जो बाहर से देख के हमें लग रहा है। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस जो सामने से दिख रहा है। ठीक है, मेरे काले बाल हैं तो ये मेरा फिनोटाइप है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल अपीयरेंस जो करेक्टर की, वो फिनोटाइप होता है। जॉनसन ने इसे दिया था। एक चीज़ याद रखनी है, फिनोटाइप जो है एज और इन्वायरमेंट के साथ बदल सकता है। ठीक है, लेट्स से मेरा रंग गोरा है, मैं 10 दिन के लिए थार डेजर्ट में चली गई। ठीक है, वहाँ मैं टैन होके आ जाऊँगी, मेरा रंग 3 से 4 शेड डार्कर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट क्या है, मेरे फिनोटाइप को बदल पा रहा है। एज क्या है, आज मेरी स्किन बड़ी ठीक है, मैं ठीक लग रही हूँ, बट एज के साथ मेरे बाल क्या हो जाएंगे, काले के सफ़ेद, जबकि नेचुरली काले थे। ठीक है, तो ये जो है एज के साथ मेरे फिनोटाइप चेंज हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। वहीं जीनोटाइप जो है वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जेनेटिक मेकअप है, जीन लेवल पे बात कर रही है। अब फिनोटाइप क्या है, टॉल है, टॉल के लिए टी साथ में हो सकता है, कैपिटल टी, या तो स्मॉल टी के साथ हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है, ये फिनोटाइप में 2 तरीके के जीनोटाइप है। जीनोटाइप्स में हम देखते हैं कि कैपिटल टी है कि स्मॉल टी है। ठीक है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है वो हम देखते हैं। ठीक है, और ये फिनोटाइप को कंट्रोल करता है, जैसा जीनोटाइप होगा वैसा ही फिनोटाइप। अगर ये कंडीशन है तो मेरा प्लांट जो है वो टॉल ही होगा, ये डॉर्फ नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल टी है वहाँ पे। ठीक है, और ऐसे भी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है जो मुझे सामने से दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, कि कौन सा एंजाइम बनेगा, ये एंजाइम मेरे अंदर बन रहा है, तुम्हारे अंदर नहीं बन रहा, ऐसी चीज़ें ये जीनोटाइप जो है करता है, और ये कभी भी एज और एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक, फिर आता है मेरी होमोजाइगस कंडीशन। होमो मतलब एक जैसा। ठीक है, ऐसी जिसमें एलील्स की सेम कॉपी है, जैसे टॉल है, कैपिटल टी एक जैसी, डॉर्फ है, स्मॉल टी, इसको होमोजाइगस डोमिनेंट बोल देंगे, इसको होमोजाइगस रिसेसिव बोल देंगे। फिर आता है हमारा हिट्रोजाइगस में कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, एक जैसे नहीं होते, हाइब्रिड होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। ठीक है, एक टर्म आती है मेरी हेमीजाइगस वो कंडीशन है जब मेरा एक जीन जो है, जिसके एलील्स जो है पेयर में ना होकर सिंगल कॉपीज में प्रेजेंट, और किस में होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स के केस में होता है। मुझे पता है, एक होते हैं बेटा हमारे ऑटोजोम्स, 23 पेयर्स हम लिखते हैं ना, 23 पेयर्स जो है एक जैसे हैं। ठीक है, ऑटोजोम्स है, उसमें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस चलता है। लेकिन एक हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 22 पेयर वो होते हैं, और एक पेयर जो होता है मेरा सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। सेक्स क्रोमोसोम्स के केसेस में हेमीजाइगस कंडीशन होती है। वो क्यों, एक्स अलग क्रोमोसोम होता है, वाई अलग क्रोमोसोम होता है, ये दोनों अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं होते। ठीक है, इसलिए मेरी सिंगल कॉपी ही जो है कंट्रोल करती है। अब हेमीजाइगस कंडीशन आपको समझ आ गई होगी। सिंगल कॉपी जो है, सिंगल एलील होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स में होते हैं। इनको क्यों पढ़ते हैं बेटा, इसमें हम बीमारियां पढ़ते हैं। बीमारी हम आगे जब डिजीजेस करेंगे, जेनेटिक डिजीजेस, उसमें भी देखेंगे। इसमें जैसे हीमोफीलिया जो है, ठीक है, या रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो है, ये इन्हीं की वजह से होती है, रिसेसिव एलील की वजह से होती है। ठीक, फिर आते हैं हमारे नॉन एलील्स। दूसरे कैरेक्टर्स के कोई भी एलील होगा किसी भी अलग जीन लोकाई पे, उन्हें हम नॉन एलील्स कहते हैं। यहाँ समझते हैं, ये मेरे हाइट का है टॉल, ये मेरी लेट्स से आईज की कलर का या मेरे हेयर का कलर का, कि ब्राउन ब्लैक जो है डोमिनेंट ओवर ब्राउन, ये हेयर कलर का है। अब हाइट और जो मेरे हेयर कलर का जो मेरे क्या है ये क्या है आपस में, ये नॉन एलील्स है, क्योंकि इसका इससे लेना देना नहीं है। टॉलनेस का कैपिटल टी का बी के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो किसी और जीन लोकस पे, किसी और पोजीशन पे प्रेजेंट है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये आपस में क्या है, नॉन एलील्स है, अलग कैरेक्टर्स के अलग एलील्स। ठीक है, फिर आता है जीन लोकस। जीन लोकस क्या है, जो पोजीशन ऑफ जीन है। जैसे इस जगह अगर मेरे क्रोमोसोम का इस जगह पे हाइट डिटरमाइंड है, तो आप किसी भी इंसान को देख लो, उन सब के सब क्रोमोसोम में हाइट का जीन इसी पोजीशन पे होगा। तो पोजीशन ऑफ जीन क्या है, जीन लोकस है। ठीक है, फिर आती है हमारी F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। F1 जनरेशन होती है मेरी फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, ये कब होती है, जब मैं पहली बार जब हम क्रॉस करवाते हैं 2 जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स के लिए। ठीक है, तो मेरी F1 जनरेशन होती है, और यूजली जो F1 जनरेशन का रिजल्ट आता है वो हाइब्रिड आता है, आपको पता है, कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। वैसे ही F2 जनरेशन है, वो क्या होती है, जो मुझे मिलती, जो हमें कब मिलती है, जब हम
सेल्फिंग कराते हैं F1 जनरेशन की। ये जो क्या हाइब्रिड आया था, हाइब्रिड को हाइब्रिड के साथ ही सेल्फ पॉलिनेट कराया, जो उसका रिजल्ट आएगा वो मेरे F2 जनरेशन कहलाता है। फिर आती है मेरी प्योर लाइन। जनरली जो हमारी F1 जनरेशन का जो पहले पेरेंट्स होते हैं वो प्योर लाइन बोले होते हैं, ये होमोजाइगस कंडीशन वाले। वैसे ट्रू ब्रीडिंग क्या प्योर, जो होमोजाइगस या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस यहाँ नहीं होंगे। ऐसे पेरेंट्स जो होमोजाइगस कंडीशन में हैं उनको हम प्योर लाइन्स वाले बोलते हैं। चलिए फिर आता है बेटा मेरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड में मैं एक करेक्टर अगर स्टडी कर रही हूँ, डाई हाइब्रिड में 2 करेक्टर्स, ठीक है, ट्राई हाइब्रिड में 3 करेक्टर्स। अब आते हैं मेरे कुछ क्रॉसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर जैसे कि रेसिप्रोकल क्रॉस। अब क्या है इसमें, क्या करते हैं, क्रॉस इन्वॉल्व 2 क्रॉसेस विद रिवर्स सेक्सेस। पहले क्या करेंगे कि मैंने अगर फीमेल का मैंने टॉल प्लांट लिया है तो मैं मेल का डॉर्फ प्लांट ले लूँगी। फिर इसमें 2 बार टेस्ट होते हैं, मतलब 2 बार क्रॉस करवाएंगे। फिर दूसरी बार मैं क्या करूँगी, अगर मैंने फीमेल यहाँ पे टॉल ली थी तो मैं दूसरी बार फीमेल को डॉर्फ लूँगी और मेल को टॉल लूँगी, रिवर्स करा देंगे, रेसिप्रोकेट करा देंगे। 2 बार क्रॉसेस होंगे, दोनों में रिवर्स कर देंगे सेक्सेस को, ठीक है। कहाँ यूज़ होते हैं बेटा, ये जनरली सेक्स या जेंडर इनहेरिटेंस में देखने को मिलते हैं। ऑटोजोम्स में ये नहीं होते, इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। रेसिप्रोकल क्रॉस को हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये ऑटोजोम्स में है या ये एलोजोम्स में। ऑटोजोम्स जो मेरे 22 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स है उसमें कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मेरा XY क्रोमोजोम है उसमें इसके रिजल्ट्स बदल जाते हैं। फिर हमें पता चल जाता है कि पेरेंट कौन सा रहा होगा, ठीक है। तो ये सेक्स या जेंडर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स को देखने में, या सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स जिनको हम बोलते हैं, वो चेक करने के लिए होती है। साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर देखने के लिए होती है। अब साइटोप्लाज्मिक क्या, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो मदर से बच्चे में जाता है, ठीक है, फादर के स्पर्म्स के थ्रू नहीं आता है, ठीक है, पोलन के थ्रू नहीं आता है। तो उस इनहेरिटेंस को भी चेक करने के लिए, मतलब जितना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिलेटेड इनहेरिटेंस होते हैं उनको देखने के लिए। और वैसे ही मैटरनल इनहेरिटेंस देखने के लिए भी हम रेसिप्रोकल क्रॉस को करते हैं। जैसे कि मैटरनल इनहेरिटेंस में आपको मैंने सेल बायो में बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सिर्फ मदर से ही बच्चे में जाता है, फादर से माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे में कभी नहीं जाता। तो उन चीज़ों को टेस्ट करने के लिए हम रेसिप्रोकल टेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा टेस्ट क्रॉस होता है कि ये देखने के लिए कि जो मेरा डोमिनेंट एलील है, जो पेरेंट है, वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम, हमेशा हमें पता है डोमिनेंट है जो पेरेंट, हमने ये चेक करना कि डोमिनेंट पेरेंट कौन सा है, कि कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, ये हमने चेक करना होता है। तो उसमें क्या है कि हम इनको क्रॉस करवाते हैं विद टेस्ट क्रॉस में हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव से, मतलब स्मॉल टी रिसेसिव से इनका वो करवाते हैं। तो अगर मैं देखूंगी तो अगर मेरा कैपिटल टी है, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट को होमोजाइगस रिसेसिव से कराऊंगी तो मेरी जनरेशन सब होमोजाइगस डोमिनेंट आएंगी। मतलब सारी अगर टॉल है तो समझ लेना कि आपका जो पेरेंट है, डोमिनेंट पेरेंट, वो कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। लेकिन अगर मेरी आधी पॉपुलेशन का रिजल्ट टॉल आ रही है और आधी पॉपुलेशन मेरी ड्वार्फ आ रही है तो समझ जाना कि मेरा पेरेंट कैसा था, हाइब्रिड पेरेंट था, हेट्रोजाइगस पेरेंट था। तो यहाँ हम टेस्ट क्रॉस को यूज़ करते हैं डोमिनेंट ये देखने के लिए कि होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस पेरेंट है, ठीक है। ये हो गया आपका टेस्ट क्रॉस। अब आता है आपका बैक क्रॉस की बात करें, बैक क्रॉस में बेटा हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन, जो मेरी F1 जनरेशन है, जो रिजल्ट है उसको किसी भी पेरेंट के साथ, टेस्ट क्रॉस में हम सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ स्मॉल टी के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा रहे थे, क्रॉस करवा रहे थे। बैक क्रॉस में कोई भी पेरेंट हो सकता है, ठीक है। F1 जनरेशन जो मेरा हाइब्रिड है उसको मैं कैपिटल टी के साथ भी क्रॉस करवा सकती, स्मॉल टी के साथ। ये क्यों किया जाता है बेटा, डन मैनी टाइम्स टू री इंट्रोड्यूस पेरेंटल कैरेक्टर्स दैट डाइल्यूट बाय हाइब्रिडाइजेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि हम हाइब्रिडाइज कर रहे हैं ना बेटा बार बार, F1 जनरेशन, F2, F3, तो क्या होता है जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो लूज हो जाते हैं। तो बैक क्रॉस क्या है, काइंड ऑफ वो क्या है कि दोबारा पेरेंटल जेनेटिक मेकअप की तरफ लेके जाने वाली कोशिश होती है। तो हम दोबारा से री इंट्रोड्यूस कर पाते हैं पेरेंटल कैरेक्टर्स को बार बार किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवा के, ठीक है। और जो गुड कैरेक्टर्स हैं, किसी गुड कैरेक्टर्स या गुड वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स को री इंट्रोड्यूस करवाने का, क्योंकि बार बार हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, बहुत जितनी बार करेंगे उतनी बार पेरेंटल कैरेक्टर्स निकलते जाएंगे। तो दोबारा से उन पेरेंटल कैरेक्टर्स को री इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम बैक क्रॉस करवाते हैं। वही से बैक टू घर, बैक टू होम, ठीक है, बैक टू पेरेंटल, उसमें तो किसी भी पेरेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है।
अगर इसे हाइब्रिड है, क्योंकि F1 हाइब्रिड है, इसको अगर मैं रिसेसिव के साथ करवाऊंगी तो 50% टॉल 50% ड्वार्फ, इसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों 1:1 आती है। लेकिन अगर मैं हाइब्रिड को होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ करवाऊँ तो मेरा आंसर सारे के सारे जो है टॉल आएंगे और जीनोटिपिक रेशियो विल भी 1:1। रेशियोज आपने याद रखनी है, रेशियोज पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ है जो मैंने आपको लास्ट में करनी, दैट इज़ द बेटा वेरिएशंस। वेरिएशंस पता है कि जो चेंजेस होते हैं बच्चे और जो बच्चों में अलग चेंजेस होते हैं अपने पेरेंट्स के अलावा, ठीक है। एक होती है कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, एक होती है डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन। ये एक रेंज में चलती है, ठीक है, रेंज में होती है। एग्जाम्पल है हाइट या स्किन कलर, ठीक है। इंसान इस हाइट का भी हो सकता है, इंसान इस हाइट का भी हो सकता है, इंसान इस हाइट का भी हो सकता है, इंसान इस, मतलब एक रेंज में चल रही है, एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में, ठीक है। वैसे ही स्किन कलर, गोरा, थोड़ा उससे सांवला, उससे सांवला, उससे सांवला, उससे सांवला, ऐसे एक रेंज में जब आपका कोई कैरेक्टर या ट्रेट दिख रहा है तो उसको हम कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस में काउंट करते हैं। वही डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन में सिर्फ एक ट्रेट को कोई एक ट्रेट होता, कोई इंटरमीडिएट नहीं होता। जैसे आंखों का कलर या तो ब्लैक होगा या तो ब्राउन होगा या तो ब्लू होगा, ठीक है। इसके अलावा इन सब के बीच का कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक होता है पिना अटैचमेंट। आपको पता है कई लोगों के कान जो है, नीचे के कान जो है वो पूरे चिपके हुए होते हैं हमारे गर्दन वाले एरिया के साइड में। तो ये जो पिना कईयों में जुड़ा हुआ होता है, कईयों में नहीं होता है। तो या तो जुड़ा हुआ होगा या तो नहीं जुड़ा होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं होगा। तो ऐसी वेरिएशंस को हम डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस कहते हैं। सो इतना था, इतना आज हमने बेसिक्स कर लिया। वेरी सॉरी फ्रॉम माई साइड, आज डिस्टर्बेंस बहुत हुई, मेरी बेटी बार बार उठती रही, उसके लिए दिल से सॉरी। आई होप आपको आज का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझे DM कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मुझे रिव्यू मिलता रहे, मैं अपनी टीचिंग को और बेटर कर सकूं। अगर मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है वो भी बता सकते हैं। और प्लीज़ डू कमेंट, ताकि मुझे आइडिया लगता रहे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि आप मेरे साथ हैं या नहीं है। एंड एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू कैन मैसेज मी, आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम right way in the next lecture. So that's all for the day. Thank you and have a nice day.